नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। फिक्र आपकी में आप सबका बहुत स्वागत है। आज ग्लोबल फिक्र है ईरान की, जहां सरहद पर अमेरिकी डेल्टा फोर्स की पदचाप सुनाई दे रही है। आखिर खामेनेई को भागकर बंकर में क्यों छिपना पड़ा? आज आपको ईरान को लॉक करने वाला ट्रंप का हॉर्मुज प्लान भी दिखाएंगे। फिक्र उस ग्रीनलैंड की भी होगी जिसे ट्रंप हड़प लेना चाहते हैं। इन हरकतों पर डेनमार्क का खून खौल उठा है। कोपेनहेगन से सीधी धमकी आई है, पहले शूट करेंगे फिर बाद में बात होगी। क्या आर्कटिक की बर्फ एटमी चिंगारी से पिघलने वाली? पॉलिटिकल खबरों में आज बंगाल टॉप पर है। ईडी के छापों से ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बंगाल में आज एक ग्रीन फाइल की चर्चा है और दीदी का सीधा आरोप है कि बीजेपी डाकू है जो हमारी चुनावी स्ट्रैटेजी ही लूट ले गई। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोमूत्र और गोबर के नाम पर करोड़ों का गंदा खेल हुआ। रिसर्च की आड़ में जनता के पैसे का यह खेला हुआ और यह कैसा अमृत पिया गया, आप जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले महाशक्ति वर्सेस महाशक्ति। अटलांटिक के सीने पर न्यूक्लियर मशरूम के विस्फोट की आहट है। पुतिन की परमाणु पनडुब्बी समंदर की लहरों को चीर रही है। जवाब में ट्रंप ने अपना डूम्सडे विमान आसमान में उतार दिया है। शुरुआत इसी महासंकट की खबर से। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने का खतरा काफी बढ़ चुका है। 2026 में ये दो महाशक्तियां अपने परमाणु अस्त्र और शस्त्र लेकर एक दूसरे के सामने आ गई हैं। इससे पहले दोनों सुपर पावर देशों के बीच परमाणु डायलॉग बाजी जबरदस्त हो रही है। इस डायलॉग बाजी से दुनिया में महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है। आपको इसके कुछ बारूदी ट्रेलर सबसे पहले दिखाता हूं, फिर यह भी बताता हूं कि आखिर रूस और अमेरिका के बीच जंग वाली नौबत क्यों आई। रूसी स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के पहले डेप्यूटी हेड और पुतिन के बेहद करीबी एलेक्सी जोरालेव ने अमेरिका को जोरदार अंदाज में धमकी दी है। कहा है कि अमेरिका पर टॉर्पीडो से हमला कर दो, अमेरिका पर परमाणु बम गिरा दो या फिर अटलांटिक में अमेरिका की कुछ नावों को हमला करके डुबो दो। अमेरिका ने भी करारा जवाब दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, पूरा पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का इलाका है। वेनेजुएला को विरोधी देशों का ऑपरेटिंग हब बनने नहीं दिया जाएगा। वेनेजुएला के तेल पर दुश्मनों को कब्जा नहीं करने देंगे। रूस और अमेरिका के बीच हुई यह जुबानी फायरिंग सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस तकरार के बाद केंद्र में केवल वेनेजुएला ही दिखाई दे रहा है। वही वेनेजुएला जहां के राष्ट्रपति को ट्रंप ने किडनैप कूटनीति चलाकर आधी रात उनके घर से उठवा लिया था। वही वेनेजुएला जहां से चीन और रूस को भारी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई हुआ करती थी। वही वेनेजुएला जहां समंदर के पास अमेरिकी सेना ने रूसी तेल टैंकर को पकड़कर कब्जे में ले लिया था। और इसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन का पारा हाई है। इस अप्रत्याशित घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव इतना भीषण है कि अटलांटिक महासागर में किसी भी दिन परमाणु बवंडर उठ सकता है। हम आपको उस रूसी तेल टैंकर के कब्जे वाले दृश्य भी दिखाएंगे, लेकिन पहले न्यूक्लियर टेंशन की बात कर लेते हैं जिससे आधी दुनिया डरी हुई है। अटलांटिक में अपने तेल टैंकरों को अमेरिकी प्रकोप से बचाने के लिए पुतिन ने वेनेजुएला के पास परमाणु पनडुब्बी भेजी है, युद्धपोत भेजे हैं। ये सब रूसी नॉर्दर्न फ्लीट का हिस्सा हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा उस पनडुब्बी की हो रही है जिसे समंदर का यमराज कहा जाता है। अटलांटिक की लहरों के नीचे रूस का भेजा हुआ यमराज इस वक्त गश्त कर रहा है। असल में यह रूसी परमाणु पनडुब्बी BS-329 बेलगोरोद है, जो दुनिया की सबसे लंबी और रहस्यमयी पनडुब्बी है। इसमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा हुआ है। यह दुनिया की इकलौती सुपर टॉर्पीडो अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन ले जाने में सक्षम पनडुब्बी है, जिसको इस सबमरीन से लॉन्च करके रूस समुद्र के नीचे 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। अमेरिका के तटीय शहर को चुटकियों में कब्रिस्तान बना सकता है। अमेरिका के उन शहरों में फैले रेडिएशन की वजह से आने वाले कई वर्षों तक इंसान का कदम रखना भी नामुमकिन हो सकता है। कहा जाता है कि इस परमाणु पनडुब्बी का तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, अमेरिका के पास तक नहीं। इसी वजह से अमेरिका में डर का माहौल है। वेनेजुएला के करीब इस परमाणु पनडुब्बी की हलचल से अमेरिका में खलबली है। शायद यही कारण है कि ट्रंप ने बचाव में डूम्सडे विमान एक्टिव कर दिया है। और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो विशालकाय विमान दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका का वही बोइंग E-4B नाइट वॉच है और इसे ही अमेरिका का डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। इसे कल ही वॉशिंगटन डीसी के बाहर कैंप स्प्रिंग एयरफील्ड में उतारा गया है।
इसका इस्तेमाल 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के समय किया गया था और तब से ही यह सिर्फ बेहद संवेदनशील स्थितियों में एक्टिवेट किया जाता है। आपको इस विमान की खासियतें भी जान लेना चाहिए। परमाणु युद्ध के समय यह विमान हवाई कमांड सेंटर बन जाता है। बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना से लैस है जो न्यूक्लियर संघर्ष के दौरान भी ग्लोबल कम्युनिकेशन बनाए रखता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि परमाणु विस्फोट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे खतरों को यह झेल पाए। यह एयरक्राफ्ट सीधे न्यूक्लियर पनडुब्बियों, बॉम्बर्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम साइलोस से संपर्क कर सकता है। यानी इस प्लेन में बैठकर ट्रंप दुश्मन देश पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करा सकते हैं। यह एयरक्राफ्ट इस बात को सुनिश्चित करता है कि अमेरिकी सेना और राष्ट्रपति, रक्षा सचिव के साथ टॉप मिलिट्री कमांडर जमीन पर मौजूद सुविधाएं नष्ट होने पर भी अमेरिकी सेनाओं को कमांड और कंट्रोल कर सकें। बोइंग E-4B नाइट वॉच एक उड़ता किला है जो कई दिनों तक आसमान में रह सकता है क्योंकि इसमें हवा में ही ईंधन भरने की टेक्नोलॉजी है और इसमें एक समय में 110 से ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट के बारे में आम गलतफहमी है कि यह न्यूक्लियर हथियार भी लॉन्च कर सकता है, जबकि यह सिर्फ एक कमांड सेंटर है, ना कि हथियार लॉन्च करने वाला कोई प्लेन। अब आपको उस तेल टैंकर की कहानी भी बताते हैं जिस पर अमेरिकी एक्शन के बाद ही ट्रंप और पुतिन में दुश्मनी परमाणु युद्ध वाले लेवल तक पहुंच गई है। ये वही तेल का टैंकर है जो रूस अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। रूसी शैडो फ्लीट का वो टैंकर जिस पर अब अमेरिका का कब्जा है और इस कब्जे से पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। असल में अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में रूसी ऑयल टैंकर बेला 1 को जब्त किया था। पहली बार अमेरिका का रूसी समुद्री संपत्ति पर सीधा कब्जा हुआ। अमेरिकी सेना ने अटलांटिक महासागर में 2 हफ्ते तक इसका पीछा करने के बाद बेला 1 टैंकर को अपने नियंत्रण में ले लिया। अमेरिका ने टैंकर पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बेला 1 के अलावा अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में एम्प्टी सोफिया टैंकर पर भी नियंत्रण पा लिया। अब इन दोनों तेल टैंकरों को अमेरिकी कोस्ट गार्ड ब्रिटेन लेकर जा रहे हैं। उधर ब्रिटेन का दावा है कि उसने इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका को इंटेल और लॉजिस्टिक मदद दी थी। यानी ब्रिटेन ने एक तरह से यहां भी रूस से दुश्मनी निभाई। रूस के चिढ़ने की ये एक और बड़ी वजह है। लेकिन अमेरिका ने इस ऑपरेशन से रूस के साथ साथ चीन को भी तगड़ी चोट दी। दरअसल रूसी शैडो फ्लीट के दोनों टैंकर, जिनमें एक पर रूसी झंडा लगा था, दोनों वेनेजुएला से कच्चा तेल लोड करके चीन जाने वाले थे। वेनेजुएला से तेल की सप्लाई चीन को होनी थी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन इस समुद्री रास्ते से चोरी छिपे रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। लेकिन अब अमेरिका इससे बंद करना चाहता है, जिससे रूस और चीन के बीच तेल व्यापार को बड़ा नुकसान हो सकता है। पुतिन के लिए अमेरिका की ये कार्रवाई भारी बेइज्जती जैसी है। इसे लेकर क्रेमलिन में बहुत नाराजगी है। यही वजह है कि रूस हरकत में आया। दूसरे तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अटलांटिक में परमाणु पनडुब्बी और युद्धपोत भेज दिए। अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे दी। इस धमकी का जवाब तुरंत व्हाइट हाउस से भी आया। कुल मिलाकर अमेरिका और रूस में तनाव बहुत ज्यादा है। तेल के खेल से परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपको जानना चाहिए कि कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इस भयानक अंदाज में अमेरिका और रूस आमने सामने आए हैं, जहां दोनों तरफ से एटमी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। आज के बहुत से युवा नहीं जानते होंगे कि यही स्थिति 60 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तब दिखी थी जब क्यूबा संकट से विश्व का सामना हुआ था। अक्टूबर 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों की तैनाती की थी, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गहरा तनाव हो गया था। सोवियत संघ ने यह कदम तुर्की और इटली में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती के जवाब में उठाया था। क्यूबा की रक्षा के लिए मिसाइलें लगाई थी। अमेरिकी U-2 विमानों से रूसी मिसाइल ठिकानों की तस्वीरें मिलने के बाद अमेरिका ने क्यूबा की घेराबंदी की थी और परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर तब सहमति जताई जब अमेरिका ने क्यूबा पर हमला नहीं करने का वादा किया और बाद में तुर्की से भी अपनी मिसाइलें हटा ली थी।
और इस तरह से दुनिया परमाणु युद्ध से बच गई थी। बहरहाल इस बार यह जो खतरा इतना बड़ा हो गया है, क्या फिर से दुनिया उतनी ही भाग्यशाली साबित होगी या इस बार मामला कुछ और होगा? फिक्र में अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और महायुद्ध की आहट की। दुनिया अब कूटनीति के दौर से निकल चुकी है। अब यह बयानबाजी नहीं, बारूदबाजी पर उतर आई है। अब यह चेतावनी नहीं, सीधे युद्ध की उल्टी गिनती है। ग्रीनलैंड अब बर्फ से ढका एक द्वीप नहीं रहा, यह तीसरे विश्व युद्ध का संभावित पहला फ्रंट बन चुका है। क्या दुनिया इतिहास के अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी हुई है? आधी रात को वेनेजुएला को दहलाने और उसके राष्ट्रपति का अपहरण करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। ट्रंप समेत उनकी टीम की ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप के कई देश डेनमार्क के साथ आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या नेटो की नींव टूटेगी? क्या यूरोप दो धड़ों में बटेगा? क्या रूस और चीन नेटो की बर्बादी पर मुस्कुराएंगे? इस बार डेनमार्क ने अमेरिका को जो धमकी दी है, उसकी कल्पना ट्रंप ने भी नहीं की थी। लेकिन पहले देखिए ट्रंप ने डेनमार्क को कैसे धमकाया था। ट्रंप ने डेनमार्क को धमकी देते हुए कहा, ग्रीनलैंड बेच दो या फिर हमले के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि नेटो की रक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, क्योंकि आर्कटिक में रूस और चीन बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन डेनमार्क को ट्रंप की धमकी का यह अंदाज पसंद नहीं आया। डेनमार्क की तरफ से कहा गया कि ट्रंप ग्रीनलैंड में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करने के बारे में सोचें भी नहीं। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड की तरफ आंख उठाने की जरूरत की तो पहले हमला होगा और बाद में सवाल पूछे जाएंगे। डेनमार्क एक छोटा सा देश है, लेकिन वो सुपर पावर को जिस तरह से धमका रहा है, उसने कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। यानी आज विश्व की राजनीति इतिहास के उस मोड़ पर है जहां दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को उसी का सहयोगी देश धमका रहा है। वॉर सायरन बज चुका है और वजह है विशाल बर्फीला ग्रीनलैंड। सवाल यह है कि आखिर डेनमार्क में इतना साहस कैसे आया कि वो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को धमका रहा है? इसके पीछे ये तस्वीरें। सितंबर में ही डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री डील की थी। इसका नाम था आर्कटिक लाइट 2025। इसमें डेनमार्क के फ्रिगेट्स, F-16 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और तीनों सेनाओं के जवान शामिल हुए थे। इस मिलिट्री डील को डेनमार्क ने ही लीड किया था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे से कुल 550 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के जवान भी शामिल हुए थे। और अब सुनिए सबसे बड़ी बात, डेनमार्क ने इस ड्रिल के लिए अमेरिका को नहीं बुलाया था। यानी हम आप कह सकते हैं कि डेनमार्क नहीं चाहता था कि अमेरिका के सैनिक ग्रीनलैंड के पास पहुंचकर वॉर एक्सरसाइज करें। अमेरिका के सामने डेनमार्क के कॉन्फिडेंस की कुछ और बड़ी बातें भी हैं, उनको भी जान लीजिए। ट्रंप ने डेनमार्क को धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन डेनमार्क के साथ नेटो के कई देश खड़े हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन शामिल हैं। इन सभी ने खुलकर कहा है कि हम ग्रीनलैंड की रक्षा करेंगे। इसके अलावा इन लीडर्स ने ट्रंप को 1951 का डिफेंस एग्रीमेंट भी याद कराया है। इस एग्रीमेंट के तहत डेनमार्क के सैनिकों को किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिकी फोर्स ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ी तो डेनमार्क की सेना फौरन बहुत बड़ा अटैक कर देंगी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका ने आधी रात को वेनेजुएला में बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था। 3 जनवरी की बात है, बहुत पुरानी नहीं है। 1 से 2 घंटे में अमेरिका ने कई मिलिट्री ठिकानों को तहस नहस कर दिया। अब अमेरिका डेनमार्क को धमका रहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाला है और इस पर अब दावा छोड़ दिया जाना चाहिए। तो क्या अमेरिका को लगता है कि वो वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन ग्रीनलैंड में भी कर सकता है? डेनमार्क के एक बड़े नेता के हवाले से चौंकाने वाली खबर सुनिए, क्योंकि उस नेता ने पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर दावा किया है कि अमेरिका कभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। वेनेजुएला और ग्रीनलैंड में फर्क क्या है वो भी समझ लीजिए। वेनेजुएला पर हमले के दौरान अमेरिका ने 150 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था। इन जेट्स ने 20 एयरबेस से उड़ान भरी थी। इसमें बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल हुआ था। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी इसमें
यूज किए गए थे। इसके अलावा वन वे अटैक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ था। लेकिन डेनमार्क के नेता ने दावा किया है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर लगेंगे, यानी यह बहुत छोटा सा ऑपरेशन होगा। क्या ग्रीनलैंड पर कब्जा करना इतना आसान होगा? इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड 21,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां हमने आपके लिए इसे बनाया भी है, रखा भी है। ग्लोब में इसकी पोजीशन के हिसाब से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यह भी हम आपको यहां बता रहे हैं। यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। यहां इस बिग वॉल में हम आपको इसको इस तरीके से बता भी रहे हैं कि आप इसका सिग्निफिकेंस देख पाएं। यहां आपको नजर आ रहा है ग्रीनलैंड, ये जगह। अब जरा ये देखिए, इसकी पोजीशन देखिए, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक के बरक्स इसकी पोजीशन देखिए। इसमें आप देख सकेंगे कि आखिर रूस और नेटो के मिलिट्री बेस की तैनाती किस किस तरह से है। यहां हमने आपको इसके लिए आसान किया है। ये जो रेड स्फेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां डिनोट कर रहा है रूस के ये मिलिट्री एयर बेसिस हैं, और यहां ग्रीन से जो हमने आपको दिखाया है, ये है नेटो के एयर बेसिस। ये नेटो के एयर बेसिस हैं, और यहां पर ये हैं रशियन मिलिट्री बेसिस, माफ कीजिए। और अब देखिए आर्कटिक एक्सप्रेस और ट्रांसपोलर सी रूट, ये है आर्कटिक एक्सप्रेस, ये जो एक तरीके से यूरोप और चाइना को जोड़ने वाला ट्रेड रूट है, और यहां हमने आपको ट्रांसपोलर सी रूट भी दिखाया है। और आज के जमाने में आप जानते हैं कि ट्रेड और उसमें भी समुद्र से गुजरने वाले रास्तों का व्यापार के लिए कितना महत्व है। ऐसे में इसकी पोजीशन आपको यह बताती है कि कितना महत्वपूर्ण है। कोल्ड वॉर के वक्त ग्रीनलैंड में अमेरिका के 17 मिलिट्री बेस थे, लेकिन अभी यहां पिटुफिक एयर बेस में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ग्रीनलैंड चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। एक तरफ बेरिंग स्ट्रेट आपको दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ बेरेंट सी। इसके एक तरफ रूस और चाइना है, जबकि दूसरी तरफ कनाडा। यहां नेटो समेत अमेरिका के 5 मिलिट्री बेस हैं, जबकि ग्रीनलैंड के पास रूस के 29 मिलिट्री बेसेस, जो मैंने अभी आपको बताए। ग्रीनलैंड से रूस और यूरोप पर निगाह रखना आसान है। ग्रीनलैंड से अमेरिकी सेना की पहुंच उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक में मजबूत हो जाएगी। ग्रीनलैंड में खनिज, तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। आर्कटिक एक्सप्रेस, जैसे मैंने आपको बताया, यहीं से होकर गुजरता है, जो एक नया समुद्री व्यापार मार्ग है। इसके अलावा यहां ट्रांसपोलर सी रूट भी है, जो यहां रेड लाइन से डिनोट किया गया है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और उत्तरी ध्रुव के बहुत करीब से होकर गुजरता है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ जिस तेजी से पिघल रही है, तो यहां नए नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते व्यापार और सामरिक गतिविधियों के लिए बेहद अहम हैं। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया, तो इस रीजन में अमेरिका की ताकत रूस और चीन से लगभग 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन अब ग्रीनलैंड पर कैसे नेटो देश ही अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, फिक्र की यह रिपोर्ट आपको बताएगी। वेनेजुएला पर भीषण अटैक के 24 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अगला नंबर ग्रीनलैंड का है। ट्रंप के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कहा ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। ग्रीनलैंड पर इस आक्रामक बयानबाजी ने नेटो के कई देशों को उकसा दिया है। 2 दिन पहले ही फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका को हमला नहीं करने देंगे। इस पर अब व्हाइट हाउस ने सफाई दी है कि अमेरिका 200 साल से ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करता आ रहा है। ग्रीनलैंड एक छोटा देश है जिस पर अभी डेनमार्क का कब्जा है, जो नेटो का हिस्सा भी है। यहां डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। सवाल है कि क्या डेनमार्क के 200 सैनिक अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? अमेरिका ने डेनमार्क को खुला ऑफर दिया है कि वो ग्रीनलैंड खरीदने के लिए तैयार है। इस पर फ्रांस ने जवाब दिया है कि ग्रीनलैंड बेचने के लिए नहीं है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड को बेचने के लिए राजी नहीं हुआ, तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला कर देगा। डेनमार्क ग्रीनलैंड के पास मिलिट्री बेस बढ़ा रहा है।
पिछले साल डेनमार्क ने ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड से $2.3 बिलियन का सुरक्षा समझौता किया। ग्रीनलैंड के नूक में डेनमार्क ने जॉइंट आर्कटिक कमांड का हेडक्वार्टर बनाया। जॉइंट आर्कटिक कमांड में डेनमार्क की तीनों सेनाओं की मौजूदगी है। जून 2025 में डेनमार्क ने नेवल फ्रिगेट भी तैनात की। मिलिट्री ताकत के अलावा डेनमार्क को यूरोपियन यूनियन का पूरा समर्थन भी है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि ये आर्कटिक का दरवाजा है, मिसाइल डिफेंस का हब है, दुर्लभ खनिजों का खजाना है और रूस चीन को रोकने की चाबी है। इसीलिए अमेरिका बार बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहा है। देखना होगा कि आखिर नेटो देश ताकतवर अमेरिका को कैसे रोकेंगे, या फिर ये महायुद्ध का काउंटडाउन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको थोड़ा ईरान की तरफ भी लेकर चलते हैं, जहां जनता का सरकार से मोह भंग हो चुका है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह ईरान में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। प्रदर्शन ईरान के भीतर चल रहे हैं, लेकिन तकलीफ अमेरिका को हो रही है। इसीलिए आए दिन ईरान के प्रदर्शनों पर अमेरिका की तरफ से बयान भी आ रहे हैं। उन बयानों के बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि अमेरिका की जिस डेल्टा फोर्स ने मादुरो का अपहरण किया, वो ईरान की सीमा के पास क्यों पहुंच गए? अचानक अमेरिका का ईरान में इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया? आखिर खामेनेई के तख्ता पलट का इरादा क्यों रखते हैं ट्रंप? ट्रंप को क्यों लगता है कि ईरान पर अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए? इन सवालों का सीधा और स्पष्ट जवाब है होर्मुज स्ट्रेट, वो समुद्री गलियारा जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। होर्मुज स्ट्रेट पश्चिम एशिया का बेहद संकरा लेकिन सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा, या जिसको आप कहते हैं जलडमरू मध्य है, जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी लंबाई है 161 किलोमीटर और इसके सबसे सकरे हिस्से की चौड़ाई है मात्र 33 किलोमीटर। इतनी सकरी जगह से हर दिन सैकड़ों तेल और गैस के जहाज गुजरा करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 2022 में होर्मुज स्ट्रेट से हर दिन 21 मिलियन बैरल तेल दुनिया भर में पहुंचा, यानी हर 5 लीटर में 1 लीटर तेल यहीं से गया। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात करने वाला देश कतर भी अपने निर्यात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। हर महीने करीब 3000 जहाज इस रास्ते से पार होकर जाते हैं, तो आप इसे एक समुद्री एक्सप्रेसवे भी मान सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, चीन का 45% तेल इसी होर्मुज स्ट्रेट से आता है। और अब समझिए असली कहानी। अमेरिका इस होर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल चाहता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका अब सिर्फ निकोलस मादुरो तक सीमित नहीं रहने वाला। उसका टारगेट चीन और रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है। मादुरो का अपहरण करके ट्रंप ने वेनेजुएला में चीन के कारोबार को बड़ा झटका दिया है। अब वो होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करके चीन के लिए इस रूट को भी बंद कर देना चाहता है, और यह तभी हो सकता है जब अमेरिका ईरान पर हमला करे और होर्मुज को अपने कंट्रोल में ले ले। ऐसा करने से चीन की ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह अमेरिका के शिकंजे में आ जाएगी। पश्चिम एशिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अब सवाल है कि सैन्य ताकत के मामले में ईरान अमेरिका के आगे कहां और कितना ठहरता है। भले ही अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता हो, लेकिन ईरान भी ताकत के मामले में उसके सामने एकदम कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इजराइल और अमेरिका के साथ 12 दिनों तक चली जंग में उसने यह बता दिया था कि उसे हल्के में लेने की भूल नहीं की जानी चाहिए। ईरान का सैन्य बजट लगभग 10 से 15 अरब डॉलर का है, जबकि अमेरिका का करीब 800 अरब डॉलर का। मतलब इस मामले में तो एक बड़ा इंबैलेंस है। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक सैन्य शक्ति के मामले में ईरान दुनिया में 16वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके बेड़े में हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। मिसाइलों की संख्या के मामले में अमेरिका ईरान से कम जरूर हो सकता है, लेकिन अत्याधुनिक और सटीक स्ट्राइक क्षमता में अमेरिका उससे आगे है। ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है,
जबकि अमेरिका के पास 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक और 3,50,000 रिजर्व फोर्सेस हैं। कुल मिलाकर 9,50,000 से ज्यादा की फौज है, जबकि अमेरिका के पास 13 लाख सक्रिय सैनिक और 8 लाख रिजर्व फोर्स यानी कुल 21 लाख की फौज है। वायुसेना के मामले में अमेरिका ईरान से बहुत बहुत आगे है। उसके पास आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट और बॉम्बर हैं, जबकि ईरान अब भी अपने पुराने लड़ाकू विमानों पर ही निर्भर है। लेकिन ड्रोन शक्ति के मामले में ईरान दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है। स्वार्म ड्रोन अटैक में तो वो माहिर है, जबकि अमेरिका सटीक ड्रोन हमलों में महारत रखता है। मतलब अगर मिसाइल और ड्रोन की बात आप करें तो ताकत दोनों की बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रिसीजन के मामले में अमेरिका आगे निकलता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक युद्ध में ईरान बहुत दिनों तक अमेरिका के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है। उसके पास जमीन, हवा और समंदर से वार करने वाले अत्याधुनिक हथियार हैं। ईरान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है डिस्टेंस की, दूरी की। ईरान से अमेरिका की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर की है। ये देखिए जरा, दूरी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और वो जो होर्मुज हम आपको बता रहे थे वो स्ट्रेट आपको यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो दूरी है यही 12,000 किलोमीटर, ये बड़े महत्वपूर्ण है। और उसके पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का अभाव है, जबकि अमेरिका की सैन्य पहुंच पूरी दुनिया में है। उसे ईरान पर वार करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो कतर, बहरीन, सऊदी अरब या फिर जॉर्डन में अपने बेसिस से ईरान पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास लंबी दूरी तक उड़ान भरकर हमला करने वाले बॉम्बर्स हैं, जो सीधा खामेनेई के महल पर धावा बोल सकते हैं। और मिसाइलें, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें तो हैं ही। वैसे कहा जा रहा है कि खामेनेई को परास्त करने के लिए ट्रंप वेनेजुएला वाला प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी जिस तरह अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने आधी रात को निकोलस मादुरो को उठाया, उसी तरीके से खामेनेई भी उठाए जा सकते हैं। यह दावा पश्चिमी मीडिया में किया जा रहा है, और साथ ही यह दावा भी किया जा रहा है कि जिस डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया, वो अब ईरान की सीमा के पास किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए पहुंच भी चुकी है। वैसे आपको बता दें कि हिंसा की आग में जल रहे ईरान की गलियों में ट्रंप के काफी चर्चे हैं। यह रिपोर्ट देखिए, बात समझ में आ जाएगी। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड बढ़ गई है। राजधानी तेहरान में उनके नाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तेहरान की कई गलियों का नामकरण ट्रंप के नाम पर किया जा रहा है। इस्लामिक शासन के खिलाफ भड़के लोग अब हर हाल में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को सत्ता से हटाना चाहते हैं। खामेनेई की कुर्सी को हिलाने के लिए ईरान के 25 प्रांतों में बगावत छिड़ गई है। पिछले 11 दिनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा शहर जल रहे हैं। अब तक 36 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं। खामेनेई की पुलिस 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने कराच में सिटी काउंसिल की इमारत को आग के हवाले कर दिया था, जबकि तेहरान में कई रास्तों को जाम कर दिया था। इस्फहान से लेकर मशहद तक ईरान के लाखों लोग इस्लामिक शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इन प्रदर्शनों की शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी। कहा था कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी मारा गया तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप की उस धमकी के बाद कई लोग मारे जा चुके हैं और अब अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने धमकी का नया संस्करण जारी किया है। ये धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को दी गई है।
फिक्र में अब पॉलिटिकल फाइल, जिसमें ममता बनर्जी के बंगाल की उस फाइल की बात होगी जिसका रंग हरा है। फाइल आपके सामने रखते हैं। ये फाइल जो आपके सामने रखने वाले हैं हम, ये फाइल हरे रंग की है। हरे रंग की वो फाइल जिस पर सियासत चल रही है, और इस हरे रंग की फाइल को लेकर सियासत पूरी तरह लाल है। यह फाइल बंगाल के चुनाव से पहले हो रही आक्रामक राजनीति का रंग बन चुकी है। आज कोलकाता में सुबह कानून कुछ जल्दी जाग गया। सूर्योदय से पहले 6 बजे ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। ठंड जरूर थी, लेकिन चढ़ते दिन के साथ सियासत का तापमान भी चढ़ने लगा। इसी बीच ईडी की रेड पर सीएम ममता बनर्जी ने राजनीतिक रेड मार दी। शाम तक ये हरी फाइल सियासी फिक्र का कारण बन चुकी थी। ये 2026 की पहली हाई प्रोफाइल सियासी रेड है जिसका अंदाज एकदम फिल्मी है। इसमें एक तरफ दीदी यानी ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ ईडी है, जबकि तीसरा प्लेयर है बीजेपी। हालांकि वो सीधे तो इस पोस्टर में नहीं है, लेकिन ममता के टारगेट पर जरूर है। उनके मुताबिक ये सियासी डकैती है। ममता बनर्जी सियासी डकैत कह रही है। आज कोलकाता के आईपैक बिल्डिंग में कैमरे ऑन थे, माहौल में तनाव था और ममता का हाथ चेतावनी बनकर लहरा रहा था। उनके शब्द तीखे और इशारे आक्रामक थे। इस युद्ध में तीखे शब्दों से ज्यादा शोर ममता की मुट्ठी में दबी ये खामोश फाइल मचा रही थी। सवाल यह है कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए सीएम को खुद रेड के बीच में उतरना पड़ा? क्या यह महज कागज का पुलिंदा है या दिल्ली के खिलाफ ममता का कोई सीक्रेट वेपन? इस पर हमने विस्तृत फाइल तैयार की है, लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी का वो आक्रामक बयान सुनिए जिसका राजनीतिक ताप इस सर्दी में शुरू होकर गर्मी में होने वाले चुनाव तक महसूस होने वाला है। आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। सुना आपने दीदी कितने गुस्से में है। सुबह सुबह ईडी के इस एक्शन से वो नाराज हो गई, इतनी नाराज कि कोलकाता में जो ईडी का एक्शन हुआ उसके रिएक्शन में दिल्ली को टारगेट कर दिया। आईपैक के जिस ठिकाने पर छापेमारी हो रही थी वहीं पर माइक लेकर मीडिया के सामने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे हमले बोले। उन्होंने करीब 1 घंटे तक मीडिया से बात की, जिसमें सबसे ज्यादा बार ईडी और अमित शाह का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल जीतना है, इसके लिए सारी सीमाएं लांघ दी, दस्तावेज चोरी किए गए ये कहा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कहा, गृह मंत्री को कंट्रोल करिए, बीजेपी बड़ी डाकू है कहा, और बर्दाश्त नहीं करेंगे जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर यह छापेमारी भले ही कोलकाता में हुई, लेकिन इससे निकली सियासी आग की लपटें दिल्ली के राजनीतिक आसमान में भी दिखाई दे रही हैं। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक, जो बंगाल में टीएमसी के लिए काम करती है, टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रही है। अप्रैल मई में बंगाल में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से कुछ महीने पहले ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी ने आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की रेड से ममता बनर्जी नाराज हुई और वो खुद स्पॉट पर पहुंच गई, जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। यह रेड पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर की गई। प्रतीक जैन छापेमारी के दौरान घर पर ही मौजूद रहे। यह कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 के बाद मामला बढ़ा तो मुख्यमंत्री प्रतीक के घर पहुंची। दावा है कि वो वहां से कुछ कागजात लेकर बाहर निकली। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के हाथ में जो ग्रीन फाइल है वो उन्होंने प्रतीक जैन के घर से ही ली थी? वैसे ईडी का कहना है कि आईपैक कार्यालय पर रेड पूरी तरह सबूतों के आधार पर है। यह किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। यह कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। सवाल यह है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को ममता बनर्जी ईडी की लाइव छापेमारी के दौरान निकाल कर ले आई, उसमें ऐसा क्या है
आखिर वो कौन सी बात है जो मुख्यमंत्री ईडी को पता नहीं चलने देना चाहते? आखिर उस फाइल के पन्नों में क्या क्या दर्ज है? क्या ग्रीन फाइल में कोई ऐसा सीक्रेट था जिसे ममता ने ईडी की पहुंच से दूर कर दिया? आज जैसे ही वो डॉक्यूमेंट लेकर प्रतीक जैन के घर से निकली, ये सवाल पूछे जाने लगे कि क्या उनके हाथ में जो ग्रीन फाइल है वो सारे डॉक्यूमेंट उसी में है? क्या उस ग्रीन फाइल में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की स्ट्रैटेजी लिखी हुई है, रणनीति लिखी हुई है? क्या उम्मीदवारों के संभावित नाम भी उसमें लिखे हैं? क्या एसआईआर के बाद की स्थिति से निपटने के लिए जो काउंटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी उसमें है? क्या मतदाताओं की सूची भी उसमें है? और क्या चुनावों से संबंधित योजनाओं की डिटेल्स भी ये फाइल समेटे हुए? ये सारी जानकारी विधानसभा चुनावों को देखते हुए टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी नहीं चाहती होंगी कि ईडी को यह पता चले। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम का आरोप है कि ईडी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करती है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards, and because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके राजनीतिक विरोधी अमित शाह टीएमसी की चुनावी रणनीति जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाराजगी में उन्होंने अमित शाह को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह, अगर बंगाल जीतना है और आप में हिम्मत है तो चुनाव लड़कर आइए। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। रिमेंबर, वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूं कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। इज इट नॉट ए क्राइम? इज इट नॉट ए मर्डर ऑफ द फ्रीडम, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। टीएमसी छापेमारी पर सवाल उठा रही है तो टाइमिंग की भी चर्चा काफी हो रही है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी और टीएमसी दोनों की बढ़त लेने की कोशिश है। विपक्ष ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है। ममता बनर्जी इस मुद्दे को चुनाव में ले जा रही हैं। ईडी की रेड को मां माटी मानुष से वो जोड़ भी सकती हैं। दीदी इसका ट्रेलर भी दे रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर उन्हें परेशान किया गया तो बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इसका बहुत सारे नेता है जिसको आप नाम बता सकती हूँ, लेकिन हमको अगर आप जलन देगा तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। आज दिन भर इस मुद्दे पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ठीक ठाक राजनीति हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ममता का साथ देते हुए लिखा, बीजेपी बुरी तरह बंगाल हार रही है, पहला प्रमाण है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, कोलकाता में आईपैक पर रेड बीजेपी की दबाव बनाने की रणनीति का एक और अध्याय है। जब लोकतंत्र असुविधाजनक होता है तो एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
विपक्षी दलों के समर्थन के बीच बीजेपी ने भी टीएमसी के हमले का जवाब दिया। हालांकि लेफ्ट केंद्र की कार्रवाई को सही बता रहा है। लेफ्ट का आरोप है कि ममता के सहयोगी प्रतीक जैन के पास काला धन है। मुख्यमंत्री কেন্দ্রীয় সংস্থা সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। देखिए, ये जो ईडी रेड है और ममता बनर्जी उधर पहुंचा है, ये हर चीज है एक ड्रामा, ये मैच फिक्सिंग का एक पार्ट है। पार्थ चटर्जी जब मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहाँ पे वो पहुंच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। उनको उत्तर देना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या, और ये सबके सब वीडियोस सब चैनल्स पर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें वहाँ पे, ये उनको उत्तर देना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या करी थी। तो इसके लिए ममता बनर्जी कोर्ट में जा सकती, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको क्यों दौड़ के वहां जाने पड़ी, ये मुझे ताजुब लग रहा है। और अब एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से, जहां आवारा कुत्तों पर लगातार 2 दिन से दिलचस्प सुनवाई चल रही है। ऐसी दलीलें दी जा रही हैं, ऐसी टिप्पणियां हो रही हैं जो किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं। आपको 2 दिनों की रोचक बहस का निचोड़ बताते हैं। 3 जजों की बेंच में आज इस मामले में 2.5 घंटे तक जिरह हुई। कोर्ट में कुत्तों के व्यवहार को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं, इसीलिए काटते हैं। डरने वाले इंसान पर कुत्ते ज्यादा हमला करते हैं। जज के इस कथन से डॉग लवर्स के एक वकील ने इनकार कर दिया। फिर जस्टिस नाथ ने कहा, अपना सिर मत हिलाइए, ये बात मैं निजी अनुभव से बोल रहा हूं। अगर उन्हें पता चलता है कि आप डरे हुए हैं तो इस बात का ज्यादा चांस है कि वो आप पर हमला करेंगे। आपका पालतू कुत्ता तक ऐसा कर सकता है। इससे पहले एनिमल वेलफेयर के एडवोकेट ने कुत्तों को हटाने या शेल्टर होम में भेजने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कुत्तों को हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी। इस पर कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या बिल्लियां ले आएं? बुधवार की सुनवाई के दौरान भी कुछ इसी तरह की रोचक बहस हुई थी। कल जज ने कहा था कि कुत्तों से दुर्घटनाओं का खतरा होता है। सुबह सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है यह आप नहीं जान सकते। सर्वोच्च अदालत में शुक्रवार को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कल भी इस महत्वपूर्ण मामले में जो अपडेट होगा वो हम आपके साथ फिक्र में शेयर करेंगे। और अब अमेरिका से एक बड़ी खबर जो ब्रिक्स देशों को परेशान कर सकती है। असल में ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान है। ऐसा करके इन देशों पर अधिक दबाव बनाने की अमेरिका की योजना है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। और अमेरिका का बेबुनियाद आरोप यह है कि इसी वजह से यूक्रेन से युद्ध लड़ने में रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। एक बार यह बिल पास हो गया तो ब्रिक्स देशों के लिए संकट बढ़ सकता है, खासकर भारत और चीन जैसे देश। रूसी तेल की वजह से भारत पर अमेरिका ने पहले से ही 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया हुआ है। अब तक कुल 50% का टैरिफ हो चुका है। भारत चाहता है कि अमेरिका 50% टैरिफ को घटाकर 15% कर दे, लेकिन अगर नया टैरिफ लगा तो भारत में नई आर्थिक मुसीबतें आ सकती हैं। सोचिए, ट्रंप ने यह बिल अभी सिर्फ मंजूर किया है और जानकारों के मुताबिक इसका नेगेटिव इंपैक्ट आज ही भारतीय शेयर बाजार में दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से निवेशकों के 8 लाख करोड़ डूब गए हैं।